वेलकम। स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का तहे दिल से हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स हमने लूसेंट फिजिक्स ऑब्जेक्टिव सीरीज चालू किया था। चैप्टर फर्स्ट का हमने मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी के टोटल हमने 60 क्वेश्चन कर चुके हैं, 60 क्वेश्चन कर चुके हैं और अच्छे से सॉल्व किए हैं विद डिस्क्रिप्टिव विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ। प्रीवियस लेक्चर आधा घंटा का था, तो ज़्यादा लंबा लेक्चर होने से स्टूडेंट्स नहीं देखते हैं और ये नहीं समझते हैं कि एक क्वेश्चन से मैं कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप उसको, मैं टेक्निकल टीम को बोल के, मैम कॉपी पेस्ट आधे घंटे का लेक्चर है, प्लीज़ मार दीजिए उसको। हाँ, डेस्कटॉप पे पड़ा है, सर्च मारिए उस पर। गोड स्टडी फिजिक्स क्वेश्चन नंबर कितने था उसमें? क्वेश्चन नंबर 60 तक था। ओके, हाँ 60 तक, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब 61 से हम देखते हैं, 61 से क्वेश्चन, 61 से क्वेश्चन देखते हैं। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट क्यों जाती है? देखिए फ्रेंड्स, पानी जो होता है हमारा, वाटर जो होता है डियर, वाटर जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेल्सियस यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जो घनत्व डेंसिटी होता है बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है। और कितना होता है? तो पानी शुद्ध अगर वाटर है, अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है, तो उसका जो डेंसिटी होगा 1000 होगा, 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब होगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो जमने के बाद पानी का आयतन जो होता है क्या होता है? बढ़ने लगता है। यानी कि जमने के बाद पानी का घनत्व तो क्या होता है? घटने लगता है। तो यहाँ पे ए भी सही है और सी भी सही है, लेकिन हाईलाइट क्यों किया गया सी को? तो हाईलाइट इसलिए बस किया गया कि आप अच्छे से इसको दिमाग में रट लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए बस हाईलाइट करना पड़ा, मजबूरी था। जमने के बाद पानी का घनत्व तो कम हो जाता है, ये भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन हमारा जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। सी इज करेक्ट आंसर। हो गया, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर, हमारा सी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आधे घंटे का लेक्चर है, प्लीज उसको जाके देखिएगा अच्छे से। उसमें 60 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कराया गया था, ठीक है। उसमें कोई भी अगर दिक्कत होगा किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और ये सीरीज तो चालू हो ही रहा है, 61 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन इसमें सॉल्व नहीं करने वाले हैं, 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, सी इज करेक्ट आंसर। तो होप आप इसको गलत मत करिएगा, इसको कभी भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। एसएससी ने, बैंक ने, इसको रेलवे आरआरबी जेई ने, टेक्नीशियन लोको पायलट में भी पूछा गया और ये बैंक का फेवरेट क्वेश्चन है। तो जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, सी इज करेक्ट आंसर। एसएससी ने इसको बहुत बार रिपीट किया है और बैंक ने भी पूछा है, तो प्लीज इसको रट लीजिएगा कि जो पानी का जो आयतन होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे कम और घनत्व तो क्या होता है? सबसे ज्यादा। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद उसका घनत्व घटना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उसका आयतन बढ़ना चालू हो जाता है। यानी कि पानी जमने पे उसका वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है, कुछ बढ़ जाता है, जिसके कारण पानी जमने के बाद आयतन बढ़ने के कारण जो पाइप होता है, पाइप का जो वॉल्यूम होता है, पाइप का जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स होता है, परंतु इस पाइप में जो बहने वाली पानी है उसका आयतन बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसके कारण यह उस आयतन को ऑक्युपाइड नहीं कर पाता है, जिसके कारण उस स्पेस, उस एरिया, उस आयतन को एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, सह नहीं पाता है, और वो पाइप क्या करता है? फट जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा उसको एक्सपेंड नहीं कर पाता है। क्योंकि जो अक्सर जो रॉड, जो आपके पाइप होते हैं वो हमारे स्टील या प्लास्टिक या सिरेमिक्स वगैरह के बने होते हैं। तो जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाने के कारण, यानी कि घनत्व घट जाने के कारण जो हमारा होता है पाइप फट जाता है। और जाड़े के रातों में क्यों होता है? तो जाड़े के रातों में बस इसलिए होता है फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, जाड़े के रातों में इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर का डिक्रीज, जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है वो ठंडी में ही हो सकता है। तो यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, ना कि जमने के बाद पानी का घनत्व तो कम हो जाता है। ए भी सही है, सी भी सही है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रट लीजिएगा इसको। फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके सामने 62 नंबर, पानी में से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। होप आप इसका राइट आंसर बता देंगे। 61 नंबर पे ही बेस्ट क्वेश्चन है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल पर टूट जाएगी, क्यों? क्योंकि बस मैं बताया था कि वाटर जो होता है जमने के बाद क्या होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद इसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, सॉरी मैं बता रहा हूँ, देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद इधर और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के इधर, जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका स्पेसिफिक पॉइंट है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम जा रहे हैं तो उसका आयतन जो होता है बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, वॉल्यूम बढ़ता जाता है और घनत्व घटता जाता है। और इधर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व मैक्सिमम होता है और इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड के उधर जाने पर भी आयतन हमारा बढ़ता जाता है और घनत्व घटता जाता है। तो जमने के बाद जल का आयतन बढ़ जाता है, सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप डे में हमने पूछा था, कुछ
स्टूडेंट ने इसका रिप्लाई भी किया था, आप जाकर कम्युनिटी में देख सकते हैं इसको अच्छे से, 2-3 दिन पहले का पोस्ट कम्युनिटी है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होता है यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है? फ्रेंड्स 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरेगा तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरेगा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा, क्योंकि 3 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 8 करते करते 4 और उसके बाद 3 आएगा, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड का घनत्व तो क्या होता है? मैक्सिमम, यानी कि आयतन क्या होता है? मिनिमम। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के इधर और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के इधर मैं अच्छे से इसको बना दे रहा हूँ। यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और करते करते 9 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा और इधर आएगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड का घनत्व तो मेरा मैक्सिमम था। तो यानी कि आयतन पहले क्या होगा? पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। सी इज करेक्ट आंसर। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आयतन पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा, क्योंकि 9 डिग्री सेंटीग्रेड से इधर जा रहे हैं, तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड के इधर जाएंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेरा घनत्व तो सबसे ज्यादा होगा, तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है, तो यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका आयतन क्या होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो आयतन घटेगा और उसके बाद में उसका आयतन बढ़ेगा। तो ठीक है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व जो होता है, डेंसिटी होता है, मैक्सिमम होता है। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फ्रेंड्स इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बस मैं बता दे रहा हूँ कि आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि जो पानी जमता है तो हमारा आयतन बढ़ता ही है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से इधर आएगा तभी पानी जमेगा, और जब पानी जमेगा तो आयतन पहले फिर इधर बढ़ेगा और इधर उसका आयतन घटेगा, तो पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, क्योंकि ये उल्टा बोल दिया है, 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बोला, तो डोंट कंफ्यूज प्लीज। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हाईलाइटेड दिस पॉइंट प्लीज नोटेड, आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ओके नेक्स्ट, वही क्वेश्चन था, हाईलाइटेड था। फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके सामने है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव यानी स्टील की नाव है, नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? पानी का भार कितना होगा? तो इसका आप राइट आंसर बताने की कोशिश करिए, इसका राइट आंसर कितना होगा। चैनल पर फ्रेंड्स नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाव के भार से कम नहीं हो सकता, नाव के भार से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाव इक्विलिब्रियम कंडीशन में माना जाएगा, साम्य अवस्था में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स, जितना जो मेरा नाव होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उतना ही पानी को वो रिमूव करेगा जितना उसका वेट आयतन होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो पानी की उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, दिस इज करेक्ट आंसर, नाव के भार के बराबर। अगर ऑप्शन में सी नहीं होता तो डी भी ले लेते, लेकिन यहाँ पे सी इज मोस्ट राइट आंसर, मोस्ट करेक्ट आंसर। नाव के उस भाग के बराबर। देखिए नाव का तो, नाव अगर नाव है तो नाव तो बहुत बड़ा होगा, तो नाव का ये इतना ही भाग पानी के टच में था, इतना तो टच में था नहीं, तो इसका राइट आंसर इसीलिए इस यहाँ पे ले रहा है कि नाव के उस भाग के बराबर जो झील की पानी के सतह के नीचे है, तो सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। अगर यहाँ पे सी नहीं होता तो नाव यहाँ पे हम डी भी ले लेते, और मान लीजिए ऑप्शन में भार नहीं देता, कभी वॉल्यूम देता तो उसको भी ले लेते। तो यहाँ पे हमारा अच्छा आंसर दे दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी इज करेक्ट आंसर, बेस्ट ऑप्शन, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 64 नंबर क्वेश्चन। 65, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? कोई भी वस्तु विराम है तो विराम में रहेगा, कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य एक्सटर्नल कोज, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। दिस इज कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया गिवन बाय गैलीलियो साहब। तो पहले गति और दूसरी गति के संयोजन का कॉम्बिनेशन, दिस इज नॉट अफेयर, सही नहीं है। गति का तीसरा नियम एक्शन टू रिएक्शन लॉ, नहीं। गति का दूसरा नियम एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, या एफ इज इक्वल टू संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, दिस इज नॉट राइट आंसर। गति का पहला नियम, कोई भी वस्तु दुनिया में, ब्रह्मांड में अगर गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहना चाहता है, विराम का अवस्था, विश्राम की अवस्था, रेस्ट की पोजीशन में रहता है तो रेस्ट की पोजीशन में रहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल कॉज, बाह्य कारक ना लगाया जाए। दिस इज कॉल्ड गति का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन साहब। ए इज करेक्ट आंसर। इतना जोर देने का कारण, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया एग्जाम में, प्लीज रट लीजिएगा आप। एक्शन टू रिएक्शन लॉ, संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो होता है वो अलग टॉपिक होता है, और जो एक्शन टू रिएक्शन लॉ होता है अलग नियम होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम रॉकेट में, तैरने में, चलने में लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 64। दिस पॉइंट इज हाईलाइटेड, प्लीज आप इसको रट लीजिएगा, गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है क्योंकि टैब हीट हो गया है। अभी ऑफलाइन क्लास था इसी से, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस बराबर हो गई हैं, तो सॉरी इसके लिए, हीट हो गया। अभी क्लियर हो जाएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो बर्फ सड़क सख्त है? नहीं। सड़क बर्फ से सख्त है? नहीं। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को जो स्टैटिक अवस्था में है, कोई भी सरफेस को स्टैटिक अवस्था में अगर उस पर मैं मूव कर रहा हूँ, उस पर एक्शन लगा रहा हूँ, तो वह सरफेस, वह सतह हमारे पैर पे, या हम जो भी वस्तु एक्शन लगा रहा है उस पर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा उसके विपरीत डायरेक्शन में, तो सी नहीं हो सकता। यानी कि
तो डी देख लेते हैं। तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। दिस इज राइट आंसर, बिकॉज फ्रिक्शन इज मेन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले टू रन टू हमारा चलना फिरना, जो भी चीज़ें हैं वो घर्षण फ्रिक्शन के कारण ही संभव होती है। मेरा फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा रहेगा, यानी ग्रिपिंग मेरा ज़्यादा रहेगा, पकड़ मेरा ज़्यादा रहेगा किस पे, सरफेस पे। और सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पकड़ ज़्यादा रहता है तो वह पीछे की तरफ एक्शन फोर्स लगाता है और वो सरफेस आगे की तरफ रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है, जिसके कारण हम आगे की तरफ मूव होते हैं। तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, जिसके कारण पैर फिसल जाता है। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। टैग का स्क्रीनशॉट प्लीज रट लीजिएगा, इसको पूछा गया है, बैंक ने पूछा इसको, और एसआई दारोगा में विभिन्न स्टेट के दारोगाओं में पूछे गए हैं। दारोगा एग्जाम, एसआई सब इंस्पेक्टर और यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डियर। दिस टाइप इज हीटेड, मोर हीटेड, सो सॉरी प्लीज। अभी धुंधला दिखाई दे रहा है, साफ हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिए। रोड़ी युक्त सड़क, रोड़ी युक्त सड़क जैसे मान लीजिए सड़क है, इस पे मैं ग्रिपिंग बढ़ा दिया, इस पे मैंने कुछ ऐसे पार्टिकल जो कि कोर्स ग्रेन के हैं, जो कि रोड़ी युक्त हैं। रोड़ी मतलब जैसे बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा, दिस इज कॉल्ड रोड़ी। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्यों? देखिए, जो बर्फ होता है ना फ्रेंड्स, वो चिकना स्मूथ होता है, स्मूथ होता है, सबको पता है। और स्मूथ चीज पे ग्रिपिंग नहीं हो सकती, फ्रिक्शन इज नेग्लेजिबल। तो वहां पे बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में, बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक नहीं, सी इज नहीं होगा। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम। बर्फ मुलायम एवं स्पंजी, ये भी नहीं हो सकता, तो और डी होगा ही नहीं। तो पैर और बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम है। तो यहाँ पे बी इज करेक्ट आंसर। सही बोल रहा है कि रोड़ी जो होता है ना, जो आपका रोड़ी है, उसके बीच का जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा है, और जो पैर और बर्फ के मध्य का जो घर्षण बल है वह रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम है। तो बी इज करेक्ट आंसर। होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप में इस क्वेश्चन साफ हो जाओ प्लीज प्लीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर देखिए, अगर ये मेरा कोई सतह है, सरफेस है, ये मेरा बर्फ का है, और ये मेरा कोई सतह है, ये मेरा रोड़ी का है, इस पे मैं मूव करना चाह रहा हूँ, चलना चाह रहा हूँ, इस पे भी मैं चलना चाह रहा हूँ, मैंने इस पे एक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगाया, इस पे भी मैंने एक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगाया, तो रिएक्शन फोर्स आगे की तरफ मेरा पैदा हुआ और रिएक्शन फोर्स यहाँ भी पैदा हुआ। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स था कम था, क्योंकि मेरा ग्रिपिंग नहीं हो पाया था, किस पे, सड़क पे, पकड़ नहीं बन पाया था क्योंकि स्मूथ है। तो यहाँ पे, और जो मेरा रोड़ी था वहाँ पे स्मूथ जो पकड़ है मेरा ज़्यादा है, ग्रिपिंग ज़्यादा है, इसके कारण मैं आगे बढ़ पा रहा था। तो यहाँ पे राइट आंसर बी इज करेक्ट आंसर। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। यानी कि बर्फ और पैर के बीच में जो मेरा ग्रिपिंग है वो कम है स्मूथनेस के कारण, और जो मेरा रोड़ी और पैर के बीच में घर्षण बल ज़्यादा है क्योंकि ग्रिपिंग ज़्यादा है। और जहाँ पर ज़्यादा घर्षण बल आएगा तो वहाँ पे एक्शन जितना मैं लगाऊंगा, ठीक उसका अपोजिट रिएक्शन फोर्स मिलेगा और मैं आगे की तरफ मूव करने में आसानी होगी हमको। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, उससे पहले इसका मैं हाईलाइटेड टाइप कराया हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे आप तो ये अभी साफ हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन क्लीन हो जाएगा। मेरा सिस्टम, जो मेरा सिस्टम है एक्चुअली हीट हो गया था। अभी 3 घंटे का पूरा ऑफलाइन क्लास था जो कि ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि स्टे होम स्टे सेफ, तो उससे बेटर कुछ है नहीं। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पीछे जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं लूसेंट के, प्लीज उसको जाके देख लीजिएगा आप, मैं कॉपी पेस्ट करवा दिया हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके सामने है, तब तक हम लोग पढ़ते हैं, तब तक ये भी साफ हो जाएगा। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान। देखिए फ्रिक्शन का सारा रोल है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है आपका जो चरम फ्रिक्शन घर्षण होता है वह स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। जैसे ही थोड़ा सा और फोर्स मैं किसी वस्तु ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता हूँ तो मेरा लिमिटिंग जो मेरा फ्रिक्शन होता है, जो मेरा चरम घर्षण होता है, वह स्टैटिक घर्षण का ही एक रूप होता है। क्योंकि स्टैटिक घर्षण मैक्सिमम होता है और स्टैटिक घर्षण के बाद मेरा चरम घर्षण आता है, यानी कि उसको बोलते हैं पीक फ्रिक्शन। यानी कि उसको मैं अगर अच्छे से साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करूं तो उसको मैं बोलता हूं लिमिट। और उस लिमिट के बाद ही मेरा डायनामिक फ्रिक्शन आता है। और डायनामिक फ्रिक्शन के कई पार्ट हैं। मेरा डायनामिक फ्रिक्शन जो गति की अवस्था का जो फ्रिक्शन होता है डियर, उसके कई पार्ट है। जैसे मेरा एक रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन डियर होता है और एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन का मान कम होता है।
तो लकड़ी का अगर कोई मैं सिलेंडराकार पात्र ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं किसी रोड पे किसी सड़क पे मूव करा रहा हूँ, तो इसको मैं इसको रोल करा रहा हूँ, तो रोल कराना था, रोलिंग वाला जो मेरा फ्रिक्शन है वो कम होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है ना कि जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है, हो ही नहीं सकता। लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन घर्षण के बल की तुलना में बहुत कम होता है। सही बात बोला कि रोलिंग का जो फ्रिक्शन होता है वो मेरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अपेक्षा बहुत कम होता है, और जब फ्रिक्शन कम होता है तो मेरी लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ ट्रांसमिटेड मोशन का जो वैल्यू होता है कम होता है। तो बी इज करेक्ट आंसर। और सी भी पढ़ लेते हैं, डी भी पढ़ लेते हैं। खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल, कोई बात नहीं, खत्म, हटाइए, उपयुक्त में से कोई नहीं, हटा दीजिए। तो बी इज करेक्ट आंसर। जो